हर स्टूडेंट अपने कैरियर में बेहतर से बेहतर करना चाहता है और वह यह चाहता है कि वह जिस फील्ड में भी जाए उस फील्ड में वह परफेक्ट रहे, बहुत अच्छा करे, कैरियर को अपने ग्रो करा पाए और जो सोच करके उसने अपने लिए इस कैरियर को चुना है उस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाए। दोस्तों, आज मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्लास की बात करने वाला हूं, जहां पर जाकर के आप बहुत सारे सपने देखते हो और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत करते हो। इसीलिए आप अपनी स्ट्रीम को डिसाइड करते हो कि आपको किस स्ट्रीम से पढ़ाई करनी है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या फिर ह्यूमैनिटीज की तरफ जाकर के आपको अपना कैरियर बनाना है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड की, या ये कहें वह साइड जो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है और आपको अपना कैरियर इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और सिविल सर्विसेज में, बाकी जो भी आप करना चाहते हो उस कैरियर में आपको बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लास 11 साइंस के बारे में। दोस्तों, क्लास 11 साइंस कहने का मतलब, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आपने साइंस स्ट्रीम को कंसीडर किया है, इसका मतलब यह है कि आपका झुकाव इंजीनियरिंग की तरफ, मेडिकल की तरफ, यानी साइंस से रिलेटेड कुछ चीजों पर आपका झुकाव है। आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं, आपको यह सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद है और आपने इसमें आने वाले कैरियर्स के बारे में पहले ही सोच करके रखा है, इसलिए आपने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम को चुना है। साइंस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, इसको दो ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। पहला है पीसीएम ग्रुप, जो कि मोस्ट फेवरेबल ग्रुप होता है उनके लिए जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत पसंद है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और इससे हमारी इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दरवाजे पूरी तरह से हमारे लिए खुल जाते हैं। वेरियस डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एमएनसीज कंपनीज में ज्वाइन करके एज एन इंजीनियर हम रिक्रूट हो सकते हैं। और अब बात करते हैं पीसीबी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दोस्तों, ये हमारे लिए, जैसा कि आपने देखा, अभी पैंडेमिक के चीजों से हम बाहर आए हैं और पैंडेमिक में जो हमारे डॉक्टर्स ने जो रोल निभाया, दोस्तों, जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने, जो फार्मेसी ने हमारा रोल निभाया और हमारे देश में ही वैक्सीन को बनाया, और इसी वजह से आज कहीं ना कहीं हमने कोविड जैसे पैंडेमिक को पार पाया, इतनी आबादी होने के बावजूद भी। तो बिल्कुल ये दोनों बहुत ही एक्साइटिंग कैरियर हैं। अगर आप इनमें आ गए हैं तो आपको अपने अंदर कुछ ट्रेड्स और कुछ क्वालिटीज लेकर के आना है और अपनी पढ़ाई को इतना इफेक्टिवली करना है जिससे कि आपको एक अच्छी स्ट्रीम चुनने के बाद भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, आज मैं आपको सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 11th बताता हूं। देखिए, 10th क्लास में आपका जो सिलेबस होता है बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता, कॉन्साइज सिलेबस होता है, शॉर्ट होता है। लेकिन क्लास 11th में आपके सब्जेक्ट्स कम होते हैं, साथ ही साथ इसके बाद भी आपके जो सिलेबस होते हैं वो बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छे कॉन्सेप्ट, और आपको सब्जेक्ट इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ें उस सब्जेक्ट में आप इन्वॉल्व रहें, उस सब्जेक्ट को अपनी डे लाइफ का आप हिस्सा बनाएं। तो सबसे पहले ये जानिए कि जैसे ही आप क्लास 11th में आते हैं तो आपको अब यहाँ पर आपका जो मेन एम है वह है नॉलेज लेना, क्योंकि अब आपको 12th के बाद, जैसे ही आप 11th पास करोगे, आप 12th में जाओगे और 12th में कहीं ना कहीं हमें बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने का भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन 11th में हमारे सामने ऐसा नहीं होता। स्कूल में हम सभी एग्जाम देते हैं, बहुत ज्यादा आपके 11th के परसेंटेज भी मायने नहीं रखते, क्योंकि सभी को पता होता है कि आपके लिए एक नई क्लास है, नई चुनौतियां हैं, और इस क्लास में आपने अपने आप को कितना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनाया है। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की, दोस्तों देखिए, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ इसको कनेक्ट करके आप समझ सकते हैं। फिजिक्स एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करूं, चाहे वो आईआईटी, जेईई हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो, फिजिक्स का जो पेपर होता है वो कहीं भी आपको इजीली देखने को नहीं मिलता। उसका कारण ये होता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा सब्जेक्ट है। इसमें आपको डेरिवेशन, इक्वेशंस, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने होते हैं। तो इसीलिए जब आप फिजिक्स को पढ़ते हैं तो किसी भी टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना। 11th में आपको जो सबसे अच्छी आदत डालनी है, डोंट स्किप एनी टॉपिक। दोस्तों, आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की आप डिटेल्ड एनालिसिस करें। कहने का मतलब, अगर आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा तो सेंटर ऑफ मास कैसे वर्क करता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, टॉर्क पढ़ा, जो सारी चीजें आप टॉपिक्स पढ़ते हो, मैकेनिक्स में हो चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स में हो,
जिसमें भी आप चीज़ों को पढ़ रहे हो उसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल है, तो इसमें पूरा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ इसका डेरिवेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, इस पे आपका न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो और सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना रहे हो। देखिए, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए वह सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप उसमें इंटरेस्ट लोगे और खुद से आप पढ़ाई करोगे। आपको किसी को प्रेशराइज नहीं करना होगा, आप खुद से अपने सब्जेक्ट को बहुत ही सीरियसली लोगे। अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट केमिस्ट्री की। देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और कहीं ना कहीं कहें तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको लर्न करना होता है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन, कैटलिस्ट, रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये सारी चीजें आपको समझनी होती हैं। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब आप रिएक्शन पढ़ो, इक्वेशंस को बैलेंस करो, आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें न्यूमेरिकल्स लगाओ, ज़्यादा इनको आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करो और रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझते हुए आपको लर्न करना है। बार बार आपको चीज़ों को दोहराना है। अगर आप ये काम करते हो तो आप अपनी केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाओगे और केमिस्ट्री पे एक अच्छी पकड़ आपकी बनेगी। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो कि पीसीएम स्टूडेंट्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता है। दोस्तों, क्लास 11th की मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी मैथमेटिक्स है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे, सेट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनमें लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पहली बार पढ़ने को मिलते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो। तो आपको यहाँ पर इन चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करना है। आपको चैप्टर्स की थीम को पकड़ना है कि चैप्टर हमको क्या समझाना चाहता है, क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो दोस्तों, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपका क्लास 11th का स्लोप पे डिपेंड करता है। m = डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। इसी फॉर्मूले पे पूरे चैप्टर का दोस्तों डिजाइनिंग होती है। पूरे चैप्टर को आप पढ़ते हो। ट्रिग्नोमेट्री में आने के बाद आपके बहुत सारे फॉर्मूले, cos 2x, cos 3x, sin 3x, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज, मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूलेज आप पढ़ते हो। बहुत सारी डिफरेंट आइडेंटिटीज, सम और डिफरेंस की, cos x + cos y, cos x - cos y, ऐसे फॉर्मूलेज को आप पढ़ते हो। इन फॉर्मूलेज को लर्न करना, साथ ही साथ डिराइव करना, समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे आपको बेस क्वेश्चंस लगाने होते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लर्निंग के साथ आपकी डायग्राम बनाने की एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। आप डायग्राम्स के फॉर्म में अपने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझ पाएं। डाइवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आते होंगे इजीली, लेकिन इसमें आपको करना यह है कि आप अपने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। दूसरी बात ध्यान रखिए कि चॉइस ऑफ रिसोर्सेज ये बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, क्लास 11th में आने के बाद बुक्स की बाढ़ सी आ जाती है। कई सारे एथर्स होते हैं जिनकी बुक हम ले लेते हैं और मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। आपको यह काम क्लास 11th और क्लास 12 दोनों में नहीं करना। आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी और एक रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए। उसी बुक के सहारे आपको पूरा साल भर पढ़ना है। मल्टीपल रिसोर्सेज मत जाइएगा। मल्टीपल रिसोर्स पे जाएंगे तो 11th क्लास का सिलेबस इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना बड़ा है कि आप चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि मल्टीपल रिसोर्सेज पर नहीं, आपकी एनसीईआरटी और एक रेफरेंस बुक, इसी के थ्रू आपको पूरी तरह से चलना है। अब बात आती है कि क्लास 11 से हम क्या क्या आउटपुट लें, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हमें आगे भी काम आएंगी। देखिए, सबसे पहले अगर आपको किसी भी टॉपिक्स को समझना है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझना है, तो आप ये काम करें कि अपने स्कूल में जाने से पहले जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाने वाला है, एडवांस में उस टॉपिक को घर से रीड करके जाएं। अगर आप कोचिंग क्लासेस लेते हैं तब भी आपको ये काम करना होगा, और ये आप कर पाओगे सिर्फ सेल्फ स्टडी की वजह से। अगर आपने सेल्फ स्टडी की है, आपने टॉपिक्स को पहले पढ़ा है, जैसे मान लीजिए कि कल आपकी क्लास में बर्नौलीज प्रिंसिपल डिस्कस होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, बर्नौली कौन थे, क्या प्रिंसिपल इन्होंने दिया है। आपको एक ऊपर से आइडिया होनी चाहिए, जिससे कि जब आपके टीचर्स आपको बताएं, चाहे आप कोचिंग क्लासेस लेते हो, चाहे आप स्कूल जाते हो, तो आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए और इसके बाद आप उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हुए आगे बढ़ें। दूसरी जो सबसे बेस्ट हैबिट आपको बनानी है वो है नोट मेकिंग। दोस्तों देखिए, जब हम एग्जाम के नजदीक होते हैं तो हम यह खोजते हैं कि हम कम समय में कैसे किसी चैप्टर को कंप्लीट करें। उस समय हमारे पास ये समय नहीं होता कि हम बुक्स को ओपन करके पूरे चैप्टर को डिटेल स्टडी करें, तो हम अपने नोट्स की तरफ जाते हैं। तो आपको क्लास 11 से जो सबसे अच्छी एबिलिटी सीखनी है वो है नोट मेकिंग की। और ये नोट मेकिंग जब आप रीड करोगे, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखोगे, तो आप इन नोट्स को बना पाओगे। जैसे कि, और नोट मेकिंग को याद रखने का तरीका ये है कि जब आपने नोट्स बनाया, नोट्स आपने प्रिपेयर कर ली, तो नोट्स आने के बाद आपको अब रिवाइज करना है, जिससे कि आपके अंदर जो रिटेंटिव पावर है बहुत ज्यादा तक बनी रहे। 70 से 80% दोस्तों स्टडी में माना जाता है कि जब आप चीजों को रिवाइज कर लेते हो आने के बाद, तो वो आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक और बहुत ज्यादा क्लियर माइंडसेट के साथ आपके पास रहती है। अब बात आती है, देखिए
एक इन्वायरमेंट जो आपको बनाना होता है, आप चाहो तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बना करके उस टाइम टेबल को एग्जीक्यूट करो और नॉर्मली 4 से 5 आवर्स स्टार्टिंग डेज में 5 to 6 आवर्स आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए देने हैं। चाहे आप कोचिंग जाते हो, क्लास जाते हो, पर सेल्फ स्टडी यहां से आपको एबिलिटी डेवलप करनी है कि आप सेल्फ में कितने आप नॉलेजेबल हो, सेल्फ स्टडी आप कितनी कर रहे हो। यानी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ना है, आपको एग्जाम देना है, तो आपकी सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की। देखिए, क्लास 11th में जो आपको सबसे ज्यादा बात ध्यान देना है वो है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, इवैल्यूएशन और टाइम मैनेजमेंट। ऐसी स्किल्स अगर आपके पास है तो आपने जो सपना देखा है, चाहे वो इंजीनियरिंग का मक्का IIT हो, मेडिकल का मक्का एम्स हो और डिफेंस का मक्का NDA हो, दोस्तों ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे आप जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं साइंस स्ट्रीम को लेते हो। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो आप एक सक्सेसफुल कैरियर की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। उम्मीद है कि क्लास 11 साइंस के लिए जो वीडियो आपने मुझसे दोस्तों रिक्वेस्ट किया था, यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो में जो मैंने बातें आपको बताई हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इसी ऊर्जा के साथ दोस्तों, इसी पैशन के साथ अपनी क्लास 11 की आप स्टार्टिंग करेंगे। खुद से एक वादा करेंगे कि मैं अपने क्लास 11 को अपने एकेडमिक्स का बेस्ट ईयर बनाऊंगा और इस क्लास को मैं सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ूंगा। बस मुझे ये चीज़ें आनी चाहिए, जो चीज़ मैं पढ़ूं उस चीज़ में मैं परफेक्ट रहूं और कहीं ना कहीं आप परफेक्शन की तरफ चलेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि जो भी लोग क्लास 10th पास करके क्लास 11th में जा रहे हैं, दोस्तों मैं कहूँगा कि एकेडमिक्स का बेस ही है क्लास 11, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा उन लोगों में। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।